बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल तो नोट से पढ़ते हैं और रिवीजन के टाइम एनसीईआरटी उठा लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि नीट में सिलेक्शन के लिए एक्चुअली क्या क्या चाहिए। कंसेप्चुअल, नीट 2025 के पेपर ने ये बात फिर से प्रूव कर दी थी। तो बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बहुत शार्प लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ज्यादातर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और वो भूल जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को हल्के में मत लेना। फिलहाल कुछ सालों से मॉलिक्यूलर बेसिस का राज चल रहा है। ये वर्ड सिर्फ डायग्राम की लेबलिंग में है, थ्योरी में कहीं नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक चैप्टर 4 दिन में करेंगे, तो अभी तो 4 दिन है, फिर 3 दिन है, अभी तो 3 दिन है, और यार अब तो 2 ही दिन बचे हैं लगे, और यार अब तो 1 ही दिन है और टाइम निकल गया। किसी के साथ हुआ है ये थॉट पैटर्न कभी चला हो? बताओ हाथ। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों कैसे कैसे हैं सब? प्लीज बैठिए। तो बस आज मैंने सोचा आज विद्यापीठ वालों के पास जाया जाए, और नीट के दिन पास आ रहे हैं, तो जो भी मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ गाइडेंस हो सकती है, जहां शायद आप लोग अभी डर रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस काम आ सकता हो, उसको हम शेयर करें। तो पहले ये बताओ, किसी को भी जबरदस्ती तो नहीं बिठाया, सब मर्जी से बैठे हैं? अब सब लोग अपना एक रजिस्टर या कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, और जो भी आज के सेशन में मैं बातें करने वाली हूँ उसमें से जो जो आपको लगता है कि आप फॉलो करने वाले हैं उसे प्लीज लिख लेना। जनरली ऐसे सेशंस में क्या होता है, हम मंत्रमुग्ध होकर अपनी फैकल्टी को ऐसे सुनते रहते हैं, है ना, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मन में खुश होते रहते हैं कि मैम आई है, सर आए हैं, और वो 1-1.5 घंटा निकल जाता है और वही खुशी खुशी लेकर अपन बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग सेल्फी ले लेते हैं, सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं। बट इस सेशन का मेन मकसद ये है कि आप इस सेशन के पहले जो प्रिपरेशन कर रहे थे और इस सेशन के बाद जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें अपग्रेडेशन आना चाहिए। और उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कुछ टेक अवेज आप लेकर जाएं, कुछ ऐसा सीख कर जाए जो आप अभी तक प्रिपरेशन में नहीं ऐड करा हुआ था और अब आप ऐड करेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है उस चीज़ को लिखना। तो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो चीज़ क्लिक करे कि यार इसको मुझे फॉलो करना चाहिए, ये मेरे में लैकुना है, उसे नोट डाउन करना, नंबर 1। नंबर 2, आप में से काफ़ी सारे बच्चे तो मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं भी जानते हो, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल। मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग गायनेक इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ और बायोलॉजी बॉटनी प्लस जूलॉजी की फैकल्टी हूँ। आप सब मुझे प्यार से गुरुमा कहते हैं और मैं आपको प्यार से अपने नादान परिंदे कहती हूँ। तो आज के सेशन में जैसा हालांकि यहाँ लिखा है 80 डेज, चलो अपन तो टेक्निकल बात करते हैं एकदम। चलिए हम टेक्निकली बात करते हैं। आज 3 फेब है, अपन 25 अप्रैल तक ले लेते हैं। उसके बाद एक हफ्ता तो फाइनल जो है उसमें बस एक थोड़ा सा शांति का माहौल और 2, 4, 5, 10 पॉइंट्स जो अपन निकालेंगे फाइनल, उसको ही पढ़ना होता है। तो अगर एक मोटी मोटी बात करें अपन तो ऑलमोस्ट 80 डेज होते हैं, ऑलमोस्ट। अब आप में से 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। मुझे हैंड रेस करना, कैमरा आपकी तरफ नहीं है, शक्लें आपकी नहीं दिखेंगी, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन हैंड रेस करके बताना कौन किस कैटेगरी में आता है। 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, शुरू से रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, सिलेबस पूरा है, भले ही मार्क्स बहुत ज्यादा ना आ रहे हो, पूरा याद सब कुछ ना हो, पर पढ़ा सब कुछ है, नो बैकलॉग्स। हैंड रेस करिए। अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। चलो दूसरे होंगे जिनका थोड़ा बहुत बैकलॉग्स हैं। थोड़े बहुत से मेरा मतलब है 2-4 चैप्टर्स किसी किसी सब्जेक्ट में थोड़े बहुत बैकलॉग्स हैं, किसी भी कारण से उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए या पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है उस चैप्टर में, वो लोग हाथ उठाएं ईमानदारी से। कुछ लोगों ने दोनों कैटेगरी में हाथ उठाए। हाँ चलो। और कुछ लोग होंगे जिनका काफी सारा बैकलॉग है, मे बी उन्होंने लेट स्टार्ट करा, लेट सीरियस हुए, वट एवर इज द रीजन, बट काफी सारा बैकलॉग है, सिलेबस अभी भी कम है, डर लग रहा है, जरा हाथ उठाइए। ईमान, वेरी गुड, वेरी गुड। 2, 3 एक दूसरे को देखकर हाथ उठाते हैं, कोई और हाथ उठाए तो मैं हाथ उठाऊं। ईमानदारी से, हाथ ऐसे नहीं उठता, ये इंडिया में हाथ उठता है बेटा। जैसे पूरी दुनिया में ये यस है, ये नो है, अपने यहाँ पे ये है। आप समझ लो, यस समझना है, समझ आया? अब आप समझ लो खुद ही। ऐसे नहीं उठता हाथ, ऐसे उठता है। पहले मानो तो सही कि कोई प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं जिनका काफी बैकलॉग है? काफी बैकलॉग से मेरा मतलब है हर सब्जेक्ट में 6-6, 7-7 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट।
चलो एक और कैटेगरी बनाती हूं, तो सब लोग अपने अपने रजिस्टर में अपनी कैटेगरी लिखो, इन तीनों में से किस में आते हो, लिखो रजिस्टर में। बात मत करिए, ये लिखने के लिए आपको बगल वाले फ्रेंड के झांकने की जरूरत नहीं है, ये आपका सत्य है। आपका सत्य ही आपको विजय दिलाएगा, ये बात याद रखना। जो अपने अंदर झांकता है, आत्मविश्लेषण करता है, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करता है, वही आगे बढ़ता है। दोस्ती यारी वाला कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में। चलो अब मैं टेस्ट के मार्क्स पूछती हूं। 3 कैटेगरी के लोग होंगे, एक जिनके मोर देन 500 आते हैं एवरेज, किसी टेस्ट में 480 आ गए वो अलग बात है, बट एवरेज 500, 550, 600, 650 के आसपास आते हैं। मोर देन 500, प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी 300 से 500 के बीच आते हैं एवरेज मार्क्स, हाथ उठाइए। मेजॉरिटी जिनके 300 से कम आते हैं, बिना शर्म के हाथ उठाओ, बिना शर्म के हाथ उठाओ। 200, 250, 280, 150 टोटल, एक सब्जेक्ट में नहीं ऑफ कोर्स। चलो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपका मार्क्स की रेंज लिख लो और यहां पर आप किस कैटेगरी में हो। अब ये केवल 1 और 2 मत लिख लेना, फिर पता नहीं रहेगा 1 2 का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं कि नीट में सिलेक्शन के लिए एक्चुअली क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए नीट में सिलेक्शन के लिए। देखो एक बात याद रखो, अपन पीएचडी नहीं कर रहे हैं, अपने को किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, पर कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसेप्चुअल। नीट 2025 के पेपर ने ये बात फिर से प्रूव कर दी थी कि एनटीए जो है वो कभी भी पेपर टफ बना सकते हैं। आप एलिगेशन नहीं लगा सकते कि ऐसा पेपर टफ क्यों बनाया। मैं हालांकि पर्सनली ये मानती हूं कि पेपर टफ हो या इजी हो, सिलेक्ट टॉप 50,000 अगर सीट्स हैं तो वो होते हैं। टफ पेपर होता है कट ऑफ लो चला जाता है, इजी पेपर होता है कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर पेपर टफ आ गया और आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो कई बार आती हुई चीजें भी गलत कर देते हैं, जैसा कि 2025 के पेपर में हुआ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, माइंड लो लेवल पे था, हाई लेवल का पेपर आया। शुरू के जब 5, 7, 8, 10 क्वेश्चंस नहीं बने तो एकदम से जो बोलते हैं बत्ती गुल हो गई, सर्किट आउट हो गया और फिर आती हुई चीजें भी दिमाग छोड़ता गया और गड़बड़ होती गई। कितनों के साथ ये हुआ था जिन्हें बाहर आके लगा 1 दिन बाद 2 दिन बाद कि मैं और बेहतर कर लेता, पर एंजाइटी के कारण गड़बड़ कर गया। तो सबसे पहले तो हर पेपर के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो थ्योरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। थ्योरी के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है इसको रटना, लर्न करना। अगर मैं बायो की बात करूं, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल्स पर। फॉर एग्जाम्पल एक्साइल प्लेसेंटेशन, हमें पता है होता क्या है, पर उसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ गया तो हमें वहां पे लर्निंग का काम आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है इसको बार बार रिवाइज करना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अच्छे से पढ़ा भी है, जब चैप्टर चल रहा था आपने अच्छे से याद भी करा था उस समय, पर अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बहुत शार्प लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ज्यादातर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और वो भूल जाते हैं। या भूलते नहीं है तो कितनों को ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, हमें याद नहीं आएगा पेपर में, कितनों को ऐसा लगता है। और इसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि हम बार बार रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑफ कोर्स क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इस थ्योरी को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके ही नीट देना है। ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स, जैसे किसी साल असर्शन रीजन का नंबर बढ़ा देते हैं नीट वाले, किसी साल मैच द कॉलम ज्यादा हो जाते हैं, किसी साल स्टेटमेंट वाइज ज्यादा आ जाते हैं, किसी साल 2 स्टेटमेंट बढ़ा देते हैं। तो आपको एम्पल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं अपन एक वो हिस्सा जो अपने को हमेशा लगता है कि अपनी बेइज्जती कराने के लिए स्कूल कॉलेज वाले रखते हैं, और वो है टेस्ट, है ना। और आपके घर पे भी शायद इसके नंबर भी जाते हैं, और सबने अपने पेरेंट्स का ही नंबर सच्ची में दिया हुआ है। हाथ उठाओ किसने खुद का ही नंबर दे रखा है यहाँ पे। ये देखो कितने ईमानदार है। रिफ्लेक्स एक्शन, हालांकि अब रिफ्लेक्स एक्शन डिलीट हो चुका है। खट से 2 हाथ उठे। लिखो इनको फोकस करो, इनका नाम लिखो। ओ वहां से फोकस हो भी रहा है। नहीं भैया ये क्लिप कट कर देना, बेचारों को ईमानदारी का ऐसा अपने को नहीं करना, सिला नहीं देना है ना। चलिए, तो एनीवेज टेस्ट जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी हम बात करेंगे कि हमें कितना टेस्ट देने चाहिए, कब से टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट को कैसे लेना चाहिए और कैसे टेस्ट से एक्चुअली मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं।
इसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम होता है और वो है मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप मेरे से बात करेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपना नीट क्लियर किया हुआ है 12th क्लास के साथ में, प्री पीजी क्लियर किया हुआ है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है उसमें यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कट ऑफ के ऊपर और नीचे में। जैसा अभी आप में से काफी सारों ने हाथ भी उठाया था कि 2025 में अगर पेपर में मेंटली स्टेबल और हो जाते तो शायद पिछले साल हम क्लियर कर लेते। कितनों को ऐसा लगता है शायद पिछले साल ही क्लियर हो जाता? देखिए अभी भी यहाँ पे 3-4 हाथ उठ रहे हैं। और स्पेशली अब जो टाइम है ये बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का समय होने वाला है। देखो, एक तो आपको खुद का लगेगा कि यार पता नहीं पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा, वो एक डर हमेशा पढ़ते में भी वो डर बैकग्राउंड में चलता रहेगा। कहना आसान है डरो मत डरो मत डरो मत, पर डर आता है। फियर ऑफ द अननोन, जिसके लिए 1-2-3 साल दे रहे हो, डर आता है। दूसरा, कई लोगों को अपने पेरेंट्स का लगता है यार उन्होंने पैसा लगाया है, या जैसे अभी आप कोटा में सेशन हो रहा है आपको घर यहाँ बाहर भेजा है। फिर तीसरा डर, रिश्तेदार, लोग क्या कहेंगे। पहले ही बहुत सारे लोग हैं जो आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, तो घर आए कुछ ताने वाने मारे, आपके ही घर में चाय पिए, बर्फी वर्फी खाएं और ताने भी मारे, तो उन लोगों का कितने लोगों को भय लगता है? सभी ने हाथ उठाया ऑलमोस्ट। तो बहुत सारे लोग हैं। तो खुद का डर, पर्सनल डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, फैमिली के पैसों का डर, उम्मीदें कहीं उनकी फेल ना हो जाए, और तीसरा समाज का डर जो ताने पड़ते हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, मोस्टली अपर मिडिल क्लास, ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास हम लोग, और हम सबके यहाँ अपर लोअर सब क्लासेस में ये तो कॉमन ही अपने ब्लड में ही है। तो वो रिश्तेदारों का डर, प्लस ऑफलाइन में भी आपके जो रिवीजन बैचेस होंगे तो उसमें एक ही बैच, एक ही टीचर को ही आपको पढ़ना है एक सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, इस समय पे सोशल मीडिया से बहुत सारा मेंटल डिस्ट्रैक्शन आता है। ऐसी ऐसी रील बनती है यूट्यूब पर, ऐसे ऐसे थंबनेल्स होते हैं कि ऐसा लगता है बस ये वीडियो सुन लोगे तो नीट का पेपर ही आ जाएगा जैसे इसको खोलते हैं इसके अंदर। तो एक बात आप समझ लो, किसी को नहीं पता एनटीए क्या करने वाला है। एनटीए जो करने वाला है वो सिर्फ एनटीए और ईश्वर जानते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं जानता। हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस से प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपको लगता है ये आपकी वीकनेस है, लिखो इन चीज़ों को, जिसकी वीकनेस हो पूरा डिलीट कर दो आप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हो। ऐसा मत सोचो कि इन पर, टेलीग्राम चैनल्स पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आने वाली है जो आपको आपके नॉर्मल बैच से पता नहीं चलेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली अपने आप को किसी भी टॉक्सिसिटी से दूर रखें। इसमें टॉक्सिक लोग भी आते हैं। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, कोई रिश्तेदार है, इवन कोई घरवाले, भाई बहन हैं जो आपको डाउन करते हैं, नेगेटिव करते हैं, जिनसे बात करने के बाद आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आपको लगता है यार मुश्किल है सिलेक्ट होना, आपकी एनर्जी डाउनवर्ड्स जाती है, पढ़ने में और मन नहीं करता है, पूरा कट ऑफ कर दो। जिस लेवल तक कट ऑफ कर सकते हो, पूरा हटा सकते हो तो हटा दो लाइफ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटली जो इस समय स्ट्रांग रहेगा, लास्ट तक जो दौड़ेगा फुल एंथुजियाज्म के साथ, वो सिलेक्ट होता है। आप ये मानकर चल लीजिए कि पूरे साल की तैयारी एक तरफ और ये आखिरी के 3 महीने एक तरफ। पूरे साल जिसने बहुत अच्छी तैयारी की और 3 साल में उसका ग्राफ डाउन गया, वो कई बार कट ऑफ के बाहर हो जाता है। और पूरे साल एवरेज भी रहा, पर ये 3 साल दौड़ लगा दी, वो कट ऑफ के ऊपर आ जाता है। 3 महीने भी नहीं है पूरे, एग्जैक्टली 80 डेज। देखो कितनी जल्दी पकड़ते हो तुम लोग। 3 महीने भी नहीं, हम पे 80 दिन तो है बेटा। 80 दिन तो 25 अप्रैल तक है, उसके बाद भी 5 दिन और 85 हो गए। और नीट कब है? 3 को। हाँ, तो भी 85 दिन तो है यार। 90 में से 85, तुम लोग तो एक धनिया एक मिर्ची वाली बात करते हो। यू स्टिल हैव 85 डेज। इट इज नॉट समथिंग लेस। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो लास्ट के 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में सीरियस हुए और उन्होंने पढ़ा और वो सिलेक्ट हुए। एंड आई हैव सीन पीपल जो पूरे साल मेहनत करते थे पर आखिरी के 2-2.5 महीने में डगमगा गए और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो सिलेक्ट तो इसी साल होना है और पूरी मेहनत करनी है। अब अपन बात करते हैं कि अपन कर क्या सकते हैं, प्रैक्टिकली क्या क्या करना है इन सारी बातों पर। देखिए, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग वन शॉट्स का यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगी। मैं यहाँ पर ये बात नहीं देख रही हूँ कि आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, पीडब्ल्यू के हो या कोई और भी जो भी सुनेगा किसी इंस्टीट्यूट का है। मैं यहाँ नीट में सिलेक्शन के लिए बात करने आई हूँ। ऑनेस्ट बात आपसे कहूंगी, आप वन शॉट से तैयारी कर सकते हैं अगर आप 300 नंबर के नीचे आ रहे हैं।
या अगर आप 300 से 500 के बीच में आ रहे हैं, अगर कोई चैप्टर आपका पूरा बैकलॉग है, आप वन शॉट से कर सकते हो या फिर आप अपने नोट से कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है पर आप उसको खुद नहीं कर पाए थे तो आप अपने नोट से करना, आपके लेक्चर से करना, वरना यू कैन यूज वन शॉट। वन शॉट बुफे लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट में एक टीचर चूज कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप चूज करते हैं बस उन्हीं का सुनिएगा। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट से कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूं, जिनके 300 से लेके ऊपर नंबर आ रहे हैं, 500 के ऊपर वाले तो सिर्फ नोट से करो, वन शॉट की भी जरूरत नहीं। आपने पढ़ा है पूरे साल, आराम से आपको बस रिवाइज करना है। और जो टॉपिक नहीं आता हो, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, आप उससे सुन सकते हो ऑफलाइन में भी, या आप नोट से भी करोगे तो आ जाएगा। 300 के नीचे वाले प्लीज केवल वन शॉट से करें, और 300 से 500 के बीच वाले जो हैं वो ये देख लें कि मुझे वो टॉपिक कितना आता है। अगर पूरा ही समझना है तो वन शॉट से कर लो, पर एक बार समझा है, बस याद करना है, तो अपने नोट से कर लो। अब एनसीईआरटी की जहां तक बात है, तो मोस्टली अगर आप नोट से करें, वन शॉट से करें, किसी से भी करें, तो हर टीचर हिंदुस्तान का एनसीईआरटी ही पढ़ाता है। तो एनसीईआरटी ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखी होगी। हाँ, अगर आप शुरू से एनसीईआरटी से, कुछ बच्चे होते हैं, क्या यहाँ पर कोई है जो नोट्स पे इतना ध्यान नहीं देते, वो एनसीईआरटी में ही मार्किंग और वहीं से याद करते हैं? आप में से है कोई ऐसा? हाथ उठाइए। तो आप लोग एनसीईआरटी से ही करिएगा। कुल मिलाकर बात यह कि पूरे साल जिस चीज से पढ़ रहे हो, नोट्स या एनसीईआरटी, उसी से पढ़ना। नोट्स में भी एनसीईआरटी ही होती है। अब याद करने की जहां तक बात है, एक राय मैं आपको ये दूंगी कि जोर जोर से बोल के याद करो, मन ही मन में मत याद करो। जोर जोर से बोलकर आप याद करिए। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी वीक है, जो मोस्टली हम सबकी होती है, तो चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है। आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हो, जैसे बायो में मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की यूज करके बताती हूँ, तो उन्हें यूज कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो मैं अपने बैचेस में करवाती हूँ, शायद आप लोग भी करते हो, एक रजिस्टर बना लो अपना, और अब से जब आप पढ़ना शुरू करोगे चैप्टर, तो जितने भी एग्जाम्पल्स आते जाएं या साइंटिस्ट के नेम और ईयर्स आते जाएं, वो उसमें नोट डाउन करते जाओ। देखो, आपको शुरू में ना ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और यार इतना तो मैं और पढ़ लेता, लेकिन ये आखिरी के 7 दिन में बहुत काम आएगी। उस 7 दिन की तैयारी अभी 2.5 से 3 महीने के अंदर अपने को करनी है ना? 80 डेज, चलो 80 डेज के अंदर अपने को करनी है उस आखिरी के 7 दिन की तैयारी। तो आप लोग प्लीज एक रजिस्टर बना लीजिएगा अपना, या डायरी बना लो अपनी, और उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा लिखिए। आप ऐसा भी कर सकते हो अब कि सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद नहीं रहता वो लिखो केवल। फॉर एग्जाम्पल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, शुरू के चैप्टर्स हैं, ये तो इतनी बार टेस्ट भी हो चुके हैं, अपने को रट चुके हैं, तो हर साइंटिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। केवल जो याद नहीं रहता उसको नोट डाउन कर लो इस रजिस्टर के अंदर। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस में बहुत सारे ईयर्स और साइंटिस्ट के नाम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लिख लो। इसको लिखने में ना काम चोरी मत करना, आलस मत करना, ये मत सोचना समय बर्बाद हो रहा है। ये आखिरी के 7 दिन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, जब सिर्फ वही चीजें अपन रिवाइज करेंगे। मल्टीपल रिविजन्स के लिए आप जिस चीज से, जिस सोर्स से लर्न कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, वही रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल तो नोट से पढ़ते हैं और रिवीजन के टाइम एनसीईआरटी उठा लेते हैं, या पूरे साल एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, रिवीजन के टाइम पर कहीं से किसी दूसरे टीचर का पीडीएफ मिल गया, बोले इससे रिवाइज कर लेते हैं। तो सेम सोर्स रखना आप मल्टीपल रिवीजन के लिए। मल्टीपल रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे अभी हम बात कर लेंगे, ये भी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमारे पढ़ने का। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब हम अपना टाइम टेबल डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए अगले 80 दिन के लिए, तो उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस में 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक जिनकी थ्योरी काफी स्ट्रांग है, वो 60 to 70% टाइम क्वेश्चंस में देंगे और 30 से 40% टाइम में अपनी थ्योरी पढ़ लेंगे। और एक जिनकी थ्योरी वीक है, उन्हें अभी 50-50% टाइम देना पड़ेगा। आपने पूरे साल जितनी अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, अब उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थ्योरी वीक है तो थ्योरी के साथ क्वेश्चन को बैलेंस करना है। ये सब्जेक्ट वाइज भी वैरी करेगा। मैं ये बायो की बात कर रही हूँ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, तो वहां पर ऑफकोर्स क्वेश्चन का वेटेज परसेंटेज बढ़ जाएगा, थ्योरी का परसेंटेज कम हो जाएगा।
नाउ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट कितने दें? देखो आप लोग तो बैच के अंदर एनरोल्ड हो, तो आपके तो रेगुलर टेस्ट होते ही हैं, तो आपके लिए इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। फिर भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट स्किप भी करते होंगे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी क्योंकि कोई उठाएगा नहीं, तो आप में से कुछ लोग टेस्ट स्किप भी करते होंगे। देखो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिन बच्चों ने हाथ उठाया था ना कि हम नीट का पेपर देखकर पैनिक कर गए, वरना शायद हम सिलेक्ट हो जाते, और इससे बुरा, इससे ज़्यादा दुख कुछ भी नहीं होता है। इवन एज अ टीचर जब मैं ये बात सुनती हूँ, ये कहीं ना कहीं इसीलिए है क्योंकि अपन ने उस सिनेरियो में टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करा। एक पेपर उसी रियल टेस्ट सिनेरियो में प्रैक्टिस करना और एक टेस्ट घर पे बैठ के सॉल्व करने में भी डिफरेंस होता है। यही कारण है कि पीडब्ल्यू ने रियल टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की थी, ताकि वो ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके उस माहौल में टेस्ट दें जैसा नीट में मिलता है हमें। तो आप लोग तो खैर यू आर लकी बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन ऑफलाइन सेंटर्स, तो वो इशू आपको नहीं है। ओएमआर फिलिंग, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, वहां बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो चीज भी आपके पास एडेड बेनिफिट है। टेस्ट अगर मेरे से पूछोगे तो फरवरी में कायदे से आपको वीकली टेस्ट देना चाहिए। हो सकता है आपके शेड्यूल में एवरी 15 डेज टेस्ट हो, बट आप खुद अपना टेस्ट प्लान कर सकते हो वीकली। भले ही आप वीकली है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एवरी थर्ड डे, मैं उसी पर आ रही थी, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर मान लो नहीं भी है तो भी कम से कम 2 to 3 टेस्ट पर वीक अगले आखिरी के 2 महीने तो देने ही देने होते हैं। और फेब में भी अगर आपके एवरी थर्ड डे टेस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मत स्किप करना। भले ही आपका 50-60% सिलेबस हुआ हो, एक बात ध्यान रख लो, इवन जो नीट में टॉप करने वाले हैं स्टूडेंट्स, टॉप 10 आने वाले हैं, उनसे भी आप एक दिन पहले पूछोगे कि नीट एक हफ्ता पोस्टपोन करा दें क्या, तो बोलेंगे हाँ करा दो, हम थोड़ा और पढ़ लेंगे। तो पढ़ाई, तैयारी कभी किसी की पूरी नहीं होती है, बट टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, आप सिलेबस का, सब्जेक्ट्स का एक सीक्वेंस डिसाइड करिए प्लीज अपने टेस्ट के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक अगर नहीं डिसाइड हुआ है तो सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस डिसाइड करो कि मैं पहले फिजिक्स करूंगा या बायो करूंगा, जो भी आपका सीक्वेंस है। मोस्टली ऐसा कहते हैं कि जो सबसे स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब जिसमें मार्क्स अच्छे से इजीली आ जाते हैं, उसको पहले अटेम्प्ट करो। उससे एक तो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाता है, तो ऐसा भी लगता है हाँ चलो 40 क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन हो गए, और दूसरा उसमें काफी सारा आता है अपने को, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है, तो अपने जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो अपन और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये लिटरली होता है कि आगे थोड़े टफ क्वेश्चंस भी आएंगे तो भी अपना ब्रेन उनको बना ले चलता है। ये सब बातें नहीं है, ये सब सत्य है। नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लाइक अ वॉर, युद्ध है, जंग है। द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। प्रैक्टिस के टाइम पर जितना पसीना बहाओगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना कम खून बहेगा असली युद्ध वाले दिन। तो जितना ब्रेन को उस सिचुएशन में डालोगे, बार बार स्ट्रेस की सिचुएशन में, उतना ब्रेन के लिए वो चीज बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी, और फिर वो टफ क्वेश्चंस देखकर भी हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो की है आप लोगों ने। अगर आप इस सेशन को सुनने बैठे हो और जिस तरीके से सिंसियरली आप सब मुझे दिख रहे हो यहाँ सुनते हुए, आप सब सिलेक्ट होना चाहते हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो पढ़ाई करेगा और बोलेगा मैं तो यार फेल होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो थक गया पास होते होते, इस साल तो फेल होना है। नो, there is no bad student, everybody wants to pass, everybody wants to come out with flying colors, everybody wants to clear the exam। तो सबने पढ़ा है, क्लासेस भी अटेंड करी है, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत किसी ने हो सकता है टाइम वेस्ट करा हो, गाइडेंस नहीं मिला हो, डिस्ट्रैक्ट हुआ हो, पर पढ़ना सब चाहते हो। तो अपने ब्रेन को बार बार उस सिनेरियो में डालने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ की शक्लें ऐसे दिखी थी कि थोड़े थोड़े टेस्ट मिस करते हो, है ना? हाँ करते हो, मत करो, टेस्ट मिस मत करो। ऐसा मत सोचो कि उस 3 घंटे में तो मैं कुछ और पढ़ लूंगा, बैकलॉग क्लियर कर लूंगा, मत करो। हाँ फेब में आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते में 2 टेस्ट कर लो, कोई बात नहीं है, पर मार्च और अप्रैल में तो दमादम जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो। खुद से भी अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट है कोई और वो खुद से भी टेस्ट देना चाहता है, अपने घर पे अपना एक पेपर निकालो और पेपर में टाइमर लगाओ और टाइमर के अकॉर्डिंग उसको आप सॉल्व करिए विद ओएमआर शीट फिलिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ। मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट का, आई थिंक कोटा आया भी था वो लास्ट ईयर मिलने। गोपाल एक स्टूडेंट है, एम्स
पटना में है वो शायद, अभी आई एम फॉरगेटिंग, मोबाइल में सेव है उसका नंबर, जोधपुर पाली में रहता है, मैं उससे मिलने गई थी, जो हम लोगों की विजिट होती है। और उसने मुझे ये बताया था, वो लाइब्रेरी में रह के पढ़ता था, गांव का बच्चा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा नहीं होती, तो आधा घंटा दूर उसकी लाइब्रेरी थी, तो सुबह 6 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाता था और रात को 10 बजे घर आता था। उसके पापा बीच में टिफ़िन लेके जाते थे। उसका इस साल सिलेक्शन हुआ था। तो उसने ये बात कही थी कि मैम मैं इसीलिए वहाँ पर पैनिक नहीं करा क्योंकि मैंने इतने टेस्ट दिए थे खुद ही, वो तो ऑनलाइन स्टूडेंट था, खुद ही अपने आप से, वो कहता था मैं हर ऑल्टरनेटिव टेस्ट लगाता था, तो उसके कारण से ना मेरा ब्रेन अडेप्टेड था। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा तो मैं डरा, फिर मेरे को दिमाग में आया कि नहीं यार टफ है तो सबके लिए ही टफ है, तो ऐसा करके मेरा ब्रेन रिलैक्स हो गया और यही कारण रहा कि मैं सिलेक्ट हो गया इस बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो। टेस्ट में कम नंबर आए हैं तो क्यों आए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी डाला हुआ है टेस्ट एनालिसिस का, कोई वीडियो सुनना हो एक बार सुन लेना, वरना बेसिक सी चीज़ है। अपने को टेस्ट एनालिसिस का इतना सा मतलब है कि अगर कम नंबर आए तो बैठ के सिर्फ रोना नहीं है, अपने को देखना है नंबर क्यों कम आए। अगर क्वेश्चन आता ही नहीं था, अपन ने पढ़ा ही नहीं था, वो टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ था और अपन ने छोड़ा था, कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन रिवाइज करेंगे तो बन जाएगा। अगर आता था और आता हुआ गलत हो गया और आप कॉन्फिडेंट भी थे कि सही है फिर भी गलत हो गया, मतलब आपको उसको रिवाइज करना है या आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, उसको उसी टाइम पर ठीक करना है। तो आपको ये एनालिसिस करना है जितने भी मार्क्स, अच्छा कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आपको ढंग से नहीं आता, कंफ्यूजन था, आपने लगाया सही हो गया, तो उसका मतलब भी है कि उसको रिवाइज करना है, उसको फिर से पक्का करना है। यानी जब मैं टेस्ट देने की बात करती हूँ तो 3 घंटे का तो टेस्ट है और उसके बाद कम से कम 2 से 3 घंटे उस दिन आपको लगेंगे उन 180 क्वेश्चंस को मुट्ठी में करने के लिए, कि इन टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन आ गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, इसके आसपास से भी, तो मेरा गलत नहीं होगा। ये कर लो आप ये मत सोचो कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। टेस्ट एनालिसिस जरूर करिए और उसमें से अगर कोई एनालिसिस का मतलब सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, वो टॉपिक भी अपने को हैंड टू हैंड उसी दिन पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हम टाइम टेबल कैसे रखें और बायो में किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। देखो टाइम टेबल जो है ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम टेबल मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं और मैं आपसे बोलूं कि बस यही टाइम टेबल वाला सिलेक्ट होगा, इसके अलावा वाला रिजेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, इट इज वेरी इंडिविजुअल थिंग। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, पहले तो ये देख लो। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी रात में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, कुछ होते हैं जो जल्दी सुबह उठते हैं। हालांकि आपके भी क्लासेस चल रही हैं तो आपका एक शेड्यूल बना होगा, बट जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा आई थिंक, है ना, उसके बाद तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो हमेशा देखो, अभी से जरूरी नहीं है कि 2 से 5 के बीच में आप जगे हुए रहो, अभी से जरूरी नहीं है। हाँ, 1 महीने पहले ऐसा हो जाना चाहिए कि आप वो 2 से 5 के टाइम पे ना सो रहे हो। जैसे कई बच्चे होते हैं जो सुबह तक 3-4 बजे तक पढ़ते रहते हैं और फिर वो सो जाते हैं, फिर वो 11-12 बजे उठते हैं, फिर वो 2 बजे तक फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। तो 1 महीने पहले, मतलब अप्रैल से आप ऐसा कर लेना, अप्रैल ऑनवर्ड्स, कि आप 2 से 5 अवेक हो अच्छे से प्रॉपरली। यस, दिस इज ट्रू, पर अभी से जरूरी नहीं है। काफी बच्चे, जैसे मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मैं रात में पढ़ पाती थी ज्यादा, हालांकि हमारा तो स्कूल भी होता था तो वो भी एक कारण था कि रात में ही पढ़ने का टाइम होता था। 12th के साथ डमी स्कूल्स नहीं होते थे, रेगुलर स्कूल था, बट फिर भी मेरी रात में ही अच्छी पढ़ाई होती थी। सुबह मैं नहीं पढ़ पाती थी 5 बजे उठ के, वो मेरे साथ था। तो ऐसा होता है, तो आप देखो आप क्या है। अब मेन बात यहाँ पर ये है कि अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, जब भी आपकी, कितना टाइम में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, 15-20 डेज में, फेब एंड तक मोस्टली हो जाएगा। किसी किसी इंस्टीट्यूट में मार्च मिड तक कोई बैच अगर लेट स्टार्ट हुआ है तो वो होगा। अगर आपका बैच खत्म हो चुका है तो आपको 11 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में से आप 7 घंटे भी अगर सोते हो ढंग से, अगर आप 4x4 टेक्निक और नाम जप करोगे तो आपको नींद बहुत रेगुलर आएगी और बहुत पीसफुल आएगी, कि आप उठोगे तो आपको लगेगा फ्रेश दिन है। आधे से ज्यादा लोग आजकल सोते हैं, उठते हैं तो उनको लगता ही नहीं है कि कोई नया दिन है, वो हैंगओवर रहता है, सर दुखता रहता है, लगता ही नहीं है नींद आई। कितनों के साथ ऐसा होता है, जरा हाथ उठाओ। इतनी सी उम्र में ही हो रहा है, देखो अभी इवन हमारी एज वालों के साथ भी हो रहा है, जिनके करियर सेटल्ड है उनके साथ भी हो रहा है। तो 4x4 टेक्निक नाम जब आप करेंगे तो ये 7 साढ़े 7 घंटे की नींद आपको बहुत प्लेजेंट आएगी।
आधा घंटा अपन 15-15 मिनट 4x4 टेक्निक और नाम जप को दे देते हैं टोटल, तो भी आपके 8 घंटे होते हैं। 24 घंटे, कितने घंटे बचे? 16 घंटे। तो 16 घंटे में से अपन 11-12 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो भी 3 से 4 घंटे आपके पास में हैं जिसमें आप अपना खाना पीना, नहाना धोना, थोड़ी बहुत अगर आपको म्यूजिक का शौक है, पिक्चर का शौक है, दोस्ती आ रही है, तो भी आप कर सकते हो। तो भी 11 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी वंस योर बैच कंप्लीट्स इट इज नेसेसरी। आप ये मान लेना कि वो 50,000 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिन्हें मिलने वाला है वो पढ़ रहे हैं, तय बात है। ये बात लिख लो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेट करती है एक चीज पर्सनली। जैसे मैं एक डॉक्टर भी हूँ प्रैक्टिसिंग, तो मेरा हॉस्पिटल वर्क होता है पूरा, प्लस ऑनलाइन सारे बैचेस होते हैं, प्लस मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ और फैमिली का सारा देखना होता है। कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ, खाना मैं खुद बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत थक जाते हैं, थोड़ा इरिटेबल हो जाते हैं, अरे यार ऐसा लगने लगता है। तो मुझे जो थॉट मोटिवेट करता है हमेशा वो ये होता है कि जितने भी लोग जो मेरे लेवल पे हैं, मेरे जैसा पैसा कमा रहे हैं, मेरे जैसी एक फ्री लाइफ जी पा रहे हैं, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं, वो सब इस समय मेहनत कर रहे हैं। दे ऑल आर वर्किंग। तो ये हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी, ये थॉट को कभी एंटरटेन नहीं करना। आपका मोटिवेशन कुछ और हो सकता है, किसी का मोटिवेशन उनके फादर के बारे में सोचना हो सकता है, किसी का मोटिवेशन अपने घर का स्तर उठाना हो सकता है। मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आई एम नॉट द ओनली वन। और ये चीज़ ना मेरे को मेरे प्रिपरेशन टाइम पे भी थी। मैं जब भी पढ़ती थी और कभी ऐसे स्कूल के साथ थोड़ा हेक्टिक हो जाता था, और हमारे टाइम पे ना कोचिंग भी अलग अलग जगह होती थी, मतलब ट्यूशन होते थे प्राइवेट। एक सुबह होता था 5 से 7, फिर स्कूल होता था, और एक शाम को होता था 4 से 7, 4 से 6। तो घर आते आते तक 7 बज जाते थे सुबह से निकले हुए, बीच में आधा पौन घंटे आते थे बस। तो कभी कभी ऐसा लगता था अरे यार क्या यार। फिर यही थॉट मोटिवेट करता था कि हर बच्चा जो सिलेक्ट होने वाला है 12th के साथ वो इस समय पढ़ रहा होगा, मेरा एक साल भी तो बचाऊंगी मैं। तो आप ड्रॉपर है तो भी आप, बात तो वही है कि हर वो बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है वो इस समय पढ़ रहा है। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। वो जो फ्रूट्स मिलेंगे, वो जो रिस्पेक्ट मिलेगा, वो जो स्टेथो मिलेगा, जो आप लोग स्टोरी लगाते रहते हो, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट माई हेडफोन्स इनटू स्टेथोस्कोप, ऐसे ही नहीं होता है। तो ये अपने लिए कर रहे हो, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो ढंग से। अगर आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हो ना, यहां पे इसमें अगर आप इन 2 कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप आज जरा पता करना, लिखना डायरी में कि आपके क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं या टाइम वेस्टर्स हैं। ये लिखना, सोचना मत, सोचने में तो पूरा दिन ही निकालते हैं अपन। लिखना, मैं कहाँ कहाँ समय बर्बाद करता हूं या समय बर्बाद होता है। होता तो कुछ नहीं है, करते तो अपन, ये फ्री विल है, चॉइस है, पर होता है। और अगर आप उन सबको डिलीट करने के लिए रेडी हो, तो ही ये इतनी देर जो मैं बोल रही हूं ये आपको कुछ दिमाग में घुसेगा और आपका बेनिफिट करेगा। वरना आप तो फिर इसमें लग जाओगे, क्या खाक पड़ोगे आप। ये सब बड़ी बड़ी बातें ऊपर से निकल जाएंगी, फिर आप बढ़ा नहीं सकते नंबर, आप इस कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 3 महीने खिड़की दरवाजे बंद करके, 80 डेज, चलो 80 डेज खिड़की दरवाजे बंद, कोई दोस्ती नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई इमोशनल बैगेज भी नहीं। इवन पेरेंट्स का सोचकर भी इमोशनल नहीं होना। मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूं, बाकी रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है। आई कैन ओनली गारंटी माई एफर्ट्स, आई कैन नॉट गारंटी द रिजल्ट्स। आई एम वर्किंग माई बेस्ट। और एक बात लिख के रख लो, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, मान लो नीट में नहीं भी सिलेक्शन हुआ ना, तो जीवन में बहुत अच्छा कर जाओगे, ये तय बात है। क्योंकि ये यूनिवर्स जो है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये एक लॉ पे चल रहा है, कार्मिक लॉ पे। आप मेहनत करोगे, सिंसियर होगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये तय बात है। और अगर आपने अभी बेईमानी की और मान लो सिलेक्ट हो भी गए, तो आपके आगे ऐसा थोड़ी ना हर एमबीबीएस करने वाले की लाइफ सेट हो जाती है, करियर सेट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। उसमें भी बहुत फेलियर्स होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। तो आप अपना बेस्ट सिर्फ इतना देखो कि आज का दिन मुझे बेस्ट यूज करना है। उसमें भी फिर ये देखो कि आज के 2 घंटे अगले मुझे बेस्ट यूज करने हैं, फिर 2 घंटे बाद अगले 2 घंटे मुझे मेरा बेस्ट यूज करना है, फिर अगले 2 घंटे। मेक शॉर्ट टारगेट्स, वेरी शॉर्ट टारगेट्स। एक प्लानर तो बना लिया टोटल 80 डेज का, वो तो एक अलग बात हो गई। उसके बाद मेक शॉर्ट टारगेट्स। अपन क्या करते हैं, एक चैप्टर 4 दिन में करेंगे, तो अभी तो 4 दिन है,
फिर 3 दिन है, अभी तो 3 दिन है, अरे यार अब तो 2 ही दिन बचे, लगे अरे यार अब तो 1 ही दिन है और टाइम निकल गया। किसी के साथ हुआ है ये थॉट पैटर्न कभी चला हो? बताओ, हाथ उठाओ। क्योंकि अपन क्या 4 दिन है, अरे माइंड को मत रिलैक्स करो, 4 दिन नहीं है, 2 घंटे का टारगेट बनाओ। अगले 2 घंटे में मुझे ट्रांसक्रिप्शन को रिवाइज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ट्रांसक्रिप्शन ही रिवाइज करूंगा। इस समय ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट कोई फ्रेंड का फोन आ गया, मैसेज आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, वो सॉल्व करने में घुस गए अपन। करते हो तुम लोग ऐसा? ये मत करो। एक बार में जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। आपकी गलती नहीं है, वो 60 मिनट्स 60 सेकंड्स की रील और शॉर्ट्स के कारण अपने माइंड की जो एक जगह टिकने की कैपेसिटी है वो ओवरऑल वैसे ही कम हो गई है, बट उस बीच में आपको अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना होगा। तो जिस समय जो पढ़ रहे हो बाकी सारे नोटिफिकेशंस आप ऑफ करो। आपके पास है ना, अभी बताए तो मैंने 3 से 4 घंटे है ना, इसमें करो ना आपको जो करना है। पर ये 3 से 4 घंटे 3 से 4 घंटे ही होने चाहिए। ऐसा नहीं ये टाइम बढ़ता जाए और ये टाइम घटता जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैं वापस कह रही हूं आपको, कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है सिलेक्ट होने की मेहनत और त्याग के अलावा। योर मार्क्स, योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर त्याग। जब आप मस्ती कर रहे हो, जब आप रील देख रहे हो, जब आप प्यार मोहब्बत दोस्ती में समय बर्बाद कर रहे हो, तो दूसरा स्टूडेंट जो सिलेक्ट होने वाला है उसको भी डिस्ट्रैक्शन आया है, पर उसने उस चीज को त्यागा है, बोला यार एमबीबीएस में जाके सारे मजे करूंगा फ्री माइंड के साथ में, और वो पढ़ रहा है। ये तो करना पड़ेगा आपको। तो अब हम सब्जेक्ट्स, पहले तो ये बात करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए पढ़ते में। ये जो 11 से 12 घंटे मैंने बोला है, इसको आप स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप इसको 2 से 2.5 से 3 घंटे मान लो पर स्लॉट। एक स्लॉट 3 घंटे का रहेगा। आगे जाकर अप्रैल में तो आप डेली भी टेस्ट दे सकते हो या आप ऑल्टरनेट डे टेस्ट दे सकते हो। तो ये 3 घंटे तो आपके टेस्ट के हो गए, और इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो डेली रखोगे, एक दिन बॉटनी एक दिन जूलॉजी करोगे। और जिस दिन टेस्ट नहीं है, ऑल्टरनेट डे अगर दे रहे हो तो जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, ऑल्टरनेट डे थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, उस दिन आप 9-10 घंटे पढ़ लो, 1-2 घंटे और मस्ती कर लो। इससे ज्यादा और क्या मस्ती करनी है? बस थोड़े से महीनों की तो बात है, एमबीबीएस में आने के बाद तो मस्ती ही मस्ती है, ऐसा कतई नहीं है। उसके बाद बहुत पढ़ाई करनी है। लेकिन उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में डिफरेंस होता है, क्योंकि ये पढ़ाई एक कंपटीशन के लिए, ये स्ट्रेसफुल पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई आप पहुंच चुके हो मंजिल पर और फिर पढ़ना है। सो दैट स्टडी इज अ डिफरेंट मोड, उसमें माइंड रिलैक्स होता है, वो तो पढ़ लेते हैं अपन, वो एक अलग कहानी होती है। ये ज्यादा टफ फेज होता है। स्टूडेंट्स मेरे से बोलते हैं कि मैम उसमें बहुत मेहनत लग रही है, बट फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ ये ज्यादा स्ट्रेसफुल था या वो, तो कहते हैं नहीं स्ट्रेसफुल तो ये नीट ही था, क्योंकि इसमें अननोन, पता नहीं है क्या होगा। उसमें तो चलो लुढ़क भी गए, एक प्रॉफ में फेल भी हो गए तो दोबारा देके पास हो जाएंगे, पर यहाँ पूरा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो दिस इज मोर स्ट्रेसफुल। तो इसीलिए ये इतना पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट आखिरी के 2 महीने, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद। और जब तक सिलेबस है तब तक आपकी रेगुलर क्लासेस आई थिंक 6 से 7 घंटे की हो जाती होंगी, कोचिंग में आना है ना, 7 घंटे 8 घंटे मान लो आना जाना करके। अब लड़के ये देखो ये आधा घंटा और बातें मस्ती करते हुए जाते होंगे तो 7 के 8 घंटे हो जाते, चलो 8 घंटे मान लो, तो भी बेटा 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी तो होनी ही चाहिए। एटलीस्ट इतना टारगेट रखो कि आज जो क्लास करवाई है, 3 क्लास लगती होगी एक दिन में, 4 लगती है, वो क्लासेस मुझे आज कंप्लीट करनी है। थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो संडे कंप्लीट करना है, पर वीक का वीक में ब्लॉक करो। अभी सिर्फ इतना टारगेट रखो, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको प्लानर बनाना पड़ेगा। बायो में अगर सीक्वेंस की हम बात करें, देखो सीक्वेंस के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे मैं क्या करती थी, जो मैं अगर पर्सनली बताऊं, मैं एक हार्ड और एक इजी ऐसे ऑल्टरनेट लेती थी रिवीजन में। एक जो हार्ड मतलब जो मेरा वीक है, और इजी मतलब जो मेरा स्ट्रांग है। तो एकदम से सारी इजी इजी अगर ले लूंगी तो फिर वो टेंशन होता है एकदम से हार्ड हार्ड का लास्ट में, और एकदम से हार्ड 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 लूंगी तो क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, टाइम भी बहुत हो जाता है।
तो मेरा ये तरीका था, मैं एक हार्ड एक ईजी, एक हार्ड एक ईजी ऐसे लेती थी, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता था और हार्ड भी साथ साथ में कवर हो रहा है, तो मुझे एक बैलेंस्ड अप्रोच लगती थी। आप ऐसा भी कर सकते हो, या अगर आप कहो कि नहीं हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट शक्ल से ही मुझे दिख रहे हो, हाई IQ वाले, तो अगर आपको लगता है कि हमारे ऑलरेडी सब कुछ ही स्ट्रांग है, तो आप फिर मैक्सिमम स्कोरिंग से मिनिमम स्कोरिंग की तरफ जा सकते हो। हालांकि फिक्स नहीं है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, NTA का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट एक एवरेज प्रीवियस ईयर से जो हमें पता है, जैसे बायो में मॉलिक्यूलर बेसिस से सबसे ज्यादा आते हैं तो उसको पहले उठा लिया, ये इंडिविजुअल है। कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि यार जिससे सबसे ज्यादा आते हैं उसे मैं आखिरी में करूंगा ताकि मुझे एंड तक याद रहे, पर अपना डिसाइड करो और लिखो, वो प्लानर बनाओ। मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, प्लान्ड स्टडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो की अगर हम बात करें, चलो लिखवाओ मुझे चैप्टर्स। लिविंग वर्ल्ड है ना, अपन NCERT का सीक्वेंस अगर लिखें, लिविंग वर्ल्ड एक दिन में, आप लोग जिसको लिखना हो वो लिख सकते हो। जब आप अपना रिवीजन प्लान करोगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, या साइमल्टेनियस भी अगर आप कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड एक दिन में रिवाइज होना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 दिन, प्लांट किंगडम 2 दिन, मॉर्फोलॉजी की अगर हम, चलो बॉटनी लिख लेते हैं पहले, मॉर्फोलॉजी में 3 दिन लग सकते हैं आपको, डिपेंड करता है। अगर आपका इजी है, आपने अच्छे से लर्न करा हुआ है, तो 2 दिन भी। ये मैं फिर कह रही हूँ इंडिविजुअल है, प्लस माइनस कर सकते हो, मैं एक एवरेज बता रही हूँ। एनाटॉमी अब काफी छोटा हो गया है, 2 दिन में आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। सेल आएगा ना पहले, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आराम से 2 दिन में, कुछ बच्चे 1 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर पढ़ाते हैं तो काफी सारा रटा हुआ ही रहता है। सेल साइकिल 1 दिन में, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, 3 ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। फोटोसिंथेसिस 2 दिन 3 दिन में कर सकते हो आप। रेस्पिरेशन भी 2 से 3 दिन में। ये उनके लिए जिनने पढ़ा हुआ है, मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ। अदरवाइज आप पहले 1 शॉट से या नोट से बैकलॉग को कंप्लीट करोगे। प्लांट ग्रोथ अगेन 2 दिन, कुछ बच्चे 1 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारा पार्ट इसका एनाटॉमी वाला ही है, केवल हॉर्मोन्स रिवाइज करने हैं, तो अब जिनने अच्छे से लर्न करा हुआ है वो 1 दिन में भी कर सकते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 दिन अच्छे से पढ़ा है तो 2 दिन में कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी पार्ट मॉर्फोलॉजी का है, जैसे सीड, फ्रूट, काफी सारी चीजें इसमें रिपीट होती हैं, है ना, गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम, काफी सारा रिपीट होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को आप 4-4 दिन दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को हल्के में मत लेना, फिलहाल कुछ सालों से मॉलिक्यूलर बेसिस का राज चल रहा है, पर एक टाइम पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का राज हुआ करता था। यू नेवर नो ये कब रेस में वापस कम बैक कर ले, हो सकता है इस साल प्रिंसिपल से ज्यादा आ जाए, तो इस चैप्टर को लाइटली बिल्कुल मत लेना। ये कितना डर रही है, इसका वीक है क्या ये? अच्छा, कि कहीं मैडम की जबान पर इस समय सरस्वती जी ना बैठी हो, कहीं यही सत्य ना हो जाए। चलो, माइक्रोब्स 1 दिन का है। इकोसिस्टम 1 दिन 2 दिन प्लस माइनस कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी 1 दिन, पर इनको छोड़ना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और डायरेक्ट NCERT से आते हैं, ये बेनिफिट है, बट याद करने की कुछ चीजें हैं। बायोडाइवर्सिटी में डेटा है तो कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में 2 दिन मान लेते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में वैसे तो आपको पढ़ाएंगे ही, पर मैं फिर भी बता रही हूँ, इसमें वो वाला पार्ट भी कवर करना जो NCERT में नहीं है। NCERT में पॉपुलेशन से दिया हुआ है आगे, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, पर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो है ना एडेप्टेशंस वाला पार्ट, उसको भी करना, क्योंकि वो नीट के सिलेबस में है, आपको पढ़ाएंगे भी वैसे। तो आई थिंक ये हो गए सारे ना बॉटनी के। जूलॉजी में एनिमल किंगडम को 3 दिन। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपने सब कुछ लर्न करा हुआ है तो आपको बहुत ईजी होगा, अदरवाइज 3 दिन दे सकते हो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मैं 5 दिन मान रही हूँ, क्योंकि आप इसमें एनिमल टिश्यू के साथ साथ फ्रॉग और कॉकरोच भी करोगे, है ना, उसको छोड़ना मत। 4-4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इस साल फ्रॉग से आ गए 4 क्वेश्चन, पिछली बार कॉकरोच से आ गए 4 क्वेश्चन, तो हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन आते हैं तो 3-3 4-4 भी आ जाते हैं, तो इसको बिल्कुल छोड़ना मत। ऑफ कोर्स एनिमल टिश्यू तो होगा ही। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स को डिपेंड करता है, 2 से 3 दिन आप दे सकते हो, 2 दिन बहुत है, वैसे एक एंजाइम वाला पार्ट है और बाकी काफी क्लियर हो चुका होता है। इसके बाद
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। कितने दिन? 2-2 दिन बहुत है, आराम से कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है। हो गए सारे? 11th के हो गए। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन को 3 दिन लगेंगे आपको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 1 दिन, कॉन्ट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी, इसमें जनरल वाले पॉइंट्स भी करना, एमनियोसेंटेसिस, एमटीपी के अलावा वो जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं ना, जो बहुत स्टोरी जैसी चीजें हैं बेसिक सी, पर उसको पढ़ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 दिन, 3 दिन लग जाएंगे आराम से। इवोल्यूशन 2 से 3 दिन, सबका अलग अलग होगा। इसके बाद बायोटेक, बायोटेक में 2-2 दिन मान लो आप। एप्लीकेशंस में भी जो लास्ट में एथिकल इश्यूज वाला पार्ट है उसको प्लीज अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, पर वहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आप ये मान के चलो कि आजकल जो चैप्टर के आखिरी के पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस में भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां से लाइंस पे से क्वेश्चन आ जाते हैं। कहाँ सैटेलाइट डीएनए लिखा है, कहाँ रेपिटेटिव डीएनए लिखा है, वो एक एक चीज आनी चाहिए। और जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे तो साथ में आप समरी जरूर पढ़ोगे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की समरी में ऐसी कई चीजें हैं जो थ्योरी में है ही नहीं, सिर्फ समरी में है, या कई बातें हैं जो थ्योरी में अलग लैंग्वेज करके लिखी और समरी में अलग लैंग्वेज। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की समरी सारे चैप्टर्स की नहीं पढ़ी है? करो ये करो। जैसे इनफर्टिलिटी 2 years आफ्टर सेक्सुअल कॉइटस, ये 2 years वाली बात सिर्फ समरी में दी है। इवन डायग्राम्स में जैसे एफएनआर लिखा है, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जो दी हुई है फोटोसिंथेसिस में, इसका फुल फॉर्म और कहीं नहीं है, फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेस। तो स्पूलिंग ये वर्ड सिर्फ डायग्राम की लेबलिंग में है, थ्योरी में कहीं नहीं है, डायग्राम की लेबलिंग में है। जैसे रॉप, ये डायग्राम की में है केवल लेबलिंग में, थ्योरी में कहीं नहीं है। तो प्लीज जब भी आप रिविजन अब करेंगे या पढ़ेंगे तो डायग्राम की लेबलिंग और समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसी को आइडिया है कि ईआर का रोल ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी होता है? ईमानदारी से बताओ यस या नो, कितनों को मालूम है? हाथ उठाओ। ईआर ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसने एक ने हाथ उठाया है, समरी में लिखा हुआ है। अपन हमेशा क्या सोचते हैं, आरईआर मतलब प्रोटीन और एसईआर मतलब लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, है ना, स्टेरॉइड्स, अपन इतना ही याद रखते हैं। ये समरी में लिखा है। तो ऐसी कई लाइंस हैं समरी की। मैं तो हमेशा बोलती हूँ जब पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ कि जितनी जितनी थ्योरी होती जाए उतनी उतनी की समरी हाथ के हाथ देखो, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सम टीचर्स। कोई बात नहीं अगर अभी तक नहीं करा है, बट अब करना शुरू करिए, समरी को पढ़िए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो These are the take away from my sides कि 80 days में नंबर 1 जो भी टाइम वेस्टर्स हैं उन्हें बिल्कुल हटा दो। नंबर 2, अगर आप वन शॉट से पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट एक चैप्टर के लिए एक टीचर डिसाइड होगा। नंबर 3, अगर आप ऑफलाइन अपने नोट से ही पढ़ेंगे तो आप फिर कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कोई बैकलॉग है वो क्लियर कर लो, अदरवाइज नोट्स मतलब नोट्स। फिर ऐसा मत सोचना कि कोई फलानी सीरीज आ रही है, फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको जैसे एनटीए का पेपर आता ही है उसको देख लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं, आपके नोट्स सफिशिएंट है, जहां भी पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में हो, बाहर हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हर टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत क्वालिफाइड है। और सिलेक्शन टीचर नहीं कराते, सिलेक्शन स्टूडेंट का होता है। वी टीच थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैचेस में लाखों बच्चे, आप लोग हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे, पर सिलेक्ट वो होता है जो खुद पढ़ता है। सेल्फ स्टडी लीड्स टू सिलेक्शन, वी हेल्प यू। ऐसा नहीं हमारे बिना भी आप सिलेक्ट हो जाते, आप टोटल खुद पढ़ के भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पर उनकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, उन्हें चीजें खुद ढूंढनी पड़ती हैं। हम आपको ढूंढ कर एक साथ दे देते हैं, आपको 10 जगह सुनकर समझना पड़ेगा, हम आपको अपने एक्सपीरियंस से समझा देते हैं, पर उसको ग्रहण करना आपका काम है, उसको याद करना आपका काम है, उसको रिवाइज करना आपका काम है, टेस्ट देना आपका काम है, टेस्ट का एनालिसिस करना आपका काम है। और ये होगा भी, क्योंकि जो स्टेथोस्कोप मिलेगा आपको मिलेगा, डॉक्टर जो जुड़ेगा आपके आगे जुड़ेगा, इज्जत आप कमाओगे, पैसा आप कमाओगे, फॉरेन ट्रिप्स आप करोगे, मेडिको लड़का या लड़की से शादी आपकी होगी, घर वालों की इज्जत आपकी होगी, हमें आपका प्रेम रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ आपका होगा तो वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे कहावत है कि कोई दूसरा कमाकर नहीं देता,
बनिए को खुद दुकान पे बैठना पड़ता है, यानी जो मालिक है उसको गल्ले पे बैठना पड़ता है। केवल अगर उसने अपने वर्कर्स के हाथों में दुकान छोड़ी तो वो कभी ना कभी दुकान डामाडोल हो जाएगी। तो ऐसे ही खुद मेहनत करनी पड़ती है तो सिलेक्शन होता है। तो किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है और मेहनत के लिए तैयार होना है। So this is all from my side. Lots of love. Thank you so much. Take care. Bye.